दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में उग्रवादी राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों के बारे में। तो देखो क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने जीवन के स्टार्टिंग के जो साल थे उनमें उदार राष्ट्रवादियों के प्रभाव में थी, जिनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करना। और ये लोग जो थे वो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए संवैधानिक साधनों के प्रयोग में यकीन करते थे। अब 1885 से 1905 का जो काल था उसमें कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई थी जिन्होंने पूरे भारत राष्ट्र के युवा वर्ग को पूरी तरह स्वतंत्रता की मांग करने के लिए प्रेरित किया और उनमें संवैधानिक साधनों के प्रति अविश्वास की भावना पैदा कर दी। अब ये जो स्वतंत्रता की मांग थी उसको प्राप्त करने के लिए जो जन आंदोलन किया गया था, उस आंदोलन के मार्ग को अपनाने वाली इस धारा को ही उग्र राष्ट्रीयता या फिर उग्रवाद के नाम से जाना जाता है। और इस उग्रवादी आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे उनमें थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। तो चलिए अब देखते हैं कि उग्रवाद के उदय के कारण क्या थे। भारत में उग्रवादी आंदोलन के कुछ खास कारण थे। जैसे पहला कारण था सन 1892 के सुधार कानून की अपर्याप्तता। अब देखो क्या था कि 1892 में जो भारतीय परिषद अधिनियम था वो राष्ट्रीय कांग्रेस और सामान्य भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर रहा था। मतलब ये कि 1892 की जो भारतीय परिषद अधिनियम थी उससे ना तो राष्ट्रीय कांग्रेस संतुष्ट थी और ना ही सामान्य जनता संतुष्ट थी, क्योंकि क्या था कि अधिनियम में निर्वाचन की जो व्यवस्था थी उसको बहुत घुमा फिरा कर रखा गया था। जैसे गैर सरकारी सदस्यों की जो संख्या थी वो बहुत ही कम थी और परिषदों के कार्यों और अधिकारों को बहुत सीमित रखा गया था। तो अब अधिनियम में जो गलतियां थी उनके कारण परिषदों के जरिए से और संवैधानिक पद्धति के आधार पर कुछ भी प्राप्त करने की जो इच्छाएं थी, जो आशा थी, वो पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। जिससे क्या हुआ, एक ऐसे वर्ग का जन्म हुआ जो क्रमिक आधार की जगह पर आधारभूत परिवर्तन की दिशा में विचार करने लगे और आंदोलन के मार्ग को अपनाने पर जोर देने लगे। दूसरा कारण था उदारवादियों की पद्धति से असंतोष। अब क्या था कि उदारवादियों के द्वारा प्रार्थना पत्रों, स्मृति पत्रों और प्रतिनिधि मंडलों की जिस पद्धति को अपनाया गया था उनके जो परिणाम थे वो बिल्कुल निराशाजनक थे। इसलिए लाला लाजपत राय ने कहा कि शिकायतें दूर करने और रियायतें प्राप्त करने के 20 वर्षों के कम से कम या ज्यादा से ज्यादा कोशिशों के परिणाम स्वरूप उन्हें रोटी की जगह पर पत्थर ही प्राप्त हुए हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में कांग्रेस के जो युवा वर्ग था उसमें संवैधानिक पद्धति के प्रति असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई। इसलिए उन्होंने तय किया कि राजनीति की भीख मांगने की जगह पर जन आंदोलन से ऐसी कोशिश की जाए कि नौकरशाही उनकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाए। तीसरा कारण है धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण। अब कांग्रेस के जो शुरुआती नेता थे वो पाश्चात्य शिक्षा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इसलिए वो ब्रिटिश शासन को भारत के हित में मानते थे। लेकिन आगे जाकर यानी बाद में धार्मिक पुनरुत्थान की वजह से कांग्रेस में ही एक ऐसे वर्ग का जन्म हुआ जो भारतीय धर्म, सभ्यता और संस्कृति के गौरव को जानते थे। और इस वर्ग का जो विश्वास था वो विदेशी शासन को खत्म करने में था। स्वामी विवेकानंद जो थे उन्होंने 1893 में शिकागो के धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म की विजय को लेकर नगाड़ा भी बजाया था। अब ये जो अरविंद घोष है, बाल गंगाधर तिलक के, ये उग्र राष्ट्रवादी नेता धार्मिक पुनरुत्थान के परिणाम ही तो है। चौथा कारण है आर्थिक असंतोष। लॉर्ड बैकन का विचार था कि आर्थिक दरिद्रता और आर्थिक असंतोष क्रांति को जन्म देता है और ये जो बात थी ये भारत के उग्र राष्ट्रवाद पर भी पूरी तरह से लागू होती है, क्योंकि क्या था कि सरकार के द्वारा लगातार भारत में विरोधी नीति अपनाई जा रही थी। अब 1894 में क्या हुआ कि शासन के द्वारा विदेशी माल पर आयात कर समाप्त कर दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि विदेशी सामान जो था वो सस्ते दामों पर बिकने लगा और देशी सामान जो था वो क्या हो गया, महंगा हो गया। बस इसी के विरोध में भारतीयों ने क्या किया, स्वदेशी आंदोलन चलाया। अब विदेशी सामान सस्ता हुआ जो हुआ, इसके साथ साथ ये हुआ कि शिक्षित भारतीयों को उनकी योग्यता के अनुसार पद भी नहीं दिए गए। बस यही वजह थी कि उनमें निराशा और तीव्र असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई। पांचवा कारण है प्राकृतिक प्रकोप। उग्रवाद के विकास में प्राकृतिक प्रकोप और उससे मुक्ति दिलाने में सरकार की उदासीनता ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, क्योंकि 1876 से 1900 तक के इस 25 सालों में देश में 18 अकाल पड़े थे, जिनमें सबसे बड़ा अकाल था 1896 से 1897 तक का, जिसका प्रभाव 7 करोड़ आबादी और 70,000 वर्ग मील क्षेत्र पर पड़ा था। इसमें जनजीवन की बहुत ज्यादा हानि हुई थी, लेकिन फिर भी शासन के द्वारा इस भयानक अकाल में किए जाने वाले जितने भी कार्य थे वो बहुत ज्यादा धीरे और अपर्याप्त थे। एक तरफ तो जनता भूखी मर रही थी और दूसरी तरफ रानी विक्टोरिया की जयंती उत्सव में धन पानी की तरह बहाया जा रहा था और बस इसी वजह से भारतीयों में शासन के प्रति विरोध की भावना उत्पन्न हो गई। अब छठा कारण है भारतीय कटुता और अंग्रेजों का अहंकार युक्त व्यवहार।
उग्रवाद के उदय का एक प्रमुख कारण ये भी था कि अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति अहंकार युक्त व्यवहार और आंग्ल भारतीय पत्रों का भारत के प्रति विरोधी दृष्टिकोण और प्रचार। क्योंकि क्या होता था कि दैनिक जीवन में भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता था और आंग्ल भारतीय समाचार पत्रों के जरिए इस प्रकार के व्यवहारों को प्रोत्साहित किया जाता था। जैसे लाहौर से एक प्रकाशित होता था आंग्ल भारतीय दैनिक द सिविल एंड मिलिट्री गजट। उसमें क्या होता था कि पढ़े लिखे भारतीयों को बल बलाते बीए, वर्णसकर बीए, गुलाम, दास जाति और कलंकी जैसे अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया जाता था। इसलिए भारतीय जो थे वो ज्यादा दिनों तक इस अपमान को सहन नहीं कर पाए और इस वजह से वो क्रांति के रास्ते पर चल दिए। सातवां कारण है विदेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। ब्रिटिश उपनिवेशों में खासकर नेपाल और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। इसलिए डॉक्टर B.S. मुंजे ने कहा था कि हमारे शासक इस बात पर विश्वास नहीं करते कि हम भी मनुष्य हैं। भारतीयों ने ये महसूस किया कि पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े होने के कारण उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और इसे खत्म करने का सिर्फ एक उपाय है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति की जाए। आठवां कारण है लॉर्ड कर्जन की दमन नीति। अब भारत में उग्रवाद उदय का जो सबसे बड़ा कारण था वो था लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन, क्योंकि उसने बहुत सारे ऐसे अधिनियम पारित किए जिसमें भारतीयों की स्वतंत्रता को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। जैसे पहला है कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम 1899। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था कि 1899 में कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम पारित करके कॉर्पोरेशन में भारतीयों की संख्या घटाकर आधी कर दी थी। और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि उसका उद्देश्य ब्रिटिश सदस्यों को निश्चित बहुमत प्रदान करना था। दूसरा अधिनियम था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित करके विश्वविद्यालय के सीनेट और सिंडिकेट में भारतीयों का प्रतिनिधित्व कम कर दिया था। इस अधिनियम ने विश्वविद्यालयों के अंदर स्वायत्तता को समाप्त करके उन पर सरकारी अधिकारियों का नियंत्रण स्थापित कर दिया था। तीसरा अधिनियम है प्रशासकीय गुप्तता अधिनियम 1904। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में प्रशासकीय गुप्तता अधिनियम पारित किया, जिसमें समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया। अब क्या होने लगा कि समाचार पत्रों में सरकार की कोई आलोचना नहीं की जा सकती थी और इसके अंदर नागरिक अधिकारियों के संबंध में कोई भी बात करना अवैध घोषित कर दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, भारतीय जनता में ब्रिटेन के प्रति विरोधी भावनाएं उत्पन्न हो गई। चौथा अधिनियम है सैनिक व्यय। लॉर्ड कर्जन के जरिए भारतीय जनता से ज्यादा कर लेकर उस धनराशि को सेना पर व्यय किया जा रहा था, जिससे भारतीय जनता में असंतोष उत्पन्न हो गया। पांचवा अधिनियम था बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था और बंगाल का ये जो विभाजन था ये फूट डालो और राज करो की नीति पर आधारित था। अब बंगाल के इस विभाजन में कर्जन का जो उद्देश्य था वो ये था कि बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को कुचल देना। और इस बंगाल के विभाजन का विरोध करने के लिए बंगाल में बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो गया जो पूरे भारत में फैल गया और फिर इस बंगाल विभाजन ने पूरे भारत में राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया। तो ये थे 5 अधिनियम जो लॉर्ड कर्जन की दमन नीति में शामिल थे। अब उग्रवाद का नवा कारण है लाल पाल और बाल का नेतृत्व। उग्रवाद के उदय का एक प्रमुख कारण था लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल का नेतृत्व। ये जो तीनों नेता थे ये अटूट देशभक्त और ब्रिटिश शासन के विरोधी थे, क्योंकि तिलक कहते थे स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। हमारा उद्देश्य आत्मविश्वास है, भिक्षावृत्ति नहीं। और लाला लाजपत राय कहते थे कि अंग्रेज भिखारी से सबसे ज्यादा घृणा करते हैं और मैं सोचता हूँ कि भिखारी घृणा का पात्र है भी, इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम सिद्ध कर दे कि हम भिखारी नहीं हैं। तो इधर विपिन चंद्र पाल, जिन्हें बंगाल में तिलक का सेनापति कहा जाता था, और इन्होंने बंगाल की जनता में जागृति उत्पन्न करने की दिशा में बहुत बड़ा काम किया। इन तीनों नेताओं ने भारतीय राजनीति में एक नई धारा को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तन कर दिया। तो इन सब बातों से ये स्पष्ट हो जाता है कि उग्रवादी विचारधारा का जो उदय था वो विभिन्न यानी अलग अलग घटनाओं, परिस्थितियों और शक्तियों का स्वाभाविक परिणाम था।